हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे भारत देश के राष्ट्रपति के बारे में कि हमारे राष्ट्रपति होते क्या हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए और राष्ट्रपति की पावर्स क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है एक राष्ट्रपति देश के लिए, भारत देश के लिए क्या अहम रोल निभाता है। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है तथा राष्ट्र का प्रमुख होता है। एक राष्ट्रपति को बहुत सी कार्यकारी, विधान, वित्तीय, सैन्य, आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। इस वीडियो के जरिए हम सभी अनुच्छेद को भी पढ़ेंगे और ये सभी अनुच्छेद आपके सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा कार्यपालिका की शक्तियां उनके हाथों में होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 56 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अनुच्छेद 54 में मिलता है। इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होगा यदि उसमें यह योग्यता है। पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता 35 साल की उम्र या 35 साल की उम्र पूरी हो चुकी हो। तीसरी योग्यता लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथी योग्यता होगी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए 50 प्रपोजल प्रस्ताव, 50 सेकेंडर्स अनुमोदन होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार होते हैं। भारत में देश के राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा माना जाता है। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है। संविधान में राष्ट्रपति को कई शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो देश में किसी भी दूसरे पद धारक के पास नहीं है, जैसे कि देश का कोई भी कानून राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर नहीं बन सकता। विधेयक को कानून में बदलने के लिए आखिरी मोहर राष्ट्रपति की ही लगती है। अब हम बात कर लेते हैं एक राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति आती है हमारी एग्जीक्यूटिव पावर, जिसको हम बोलते हैं कार्यकारी शक्ति। नॉमिनल हेड हमारे देश के राष्ट्रपति हेड हैं। कोई भी काम, जैसे कोई भी कानून पास करना हो तो ये सब राष्ट्रपति के नाम पर होता है। हमारे राष्ट्रपति किस किस को अपॉइंट्स करते हैं, तो पहला आता है हमारा प्रधानमंत्री को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट्स करते हैं। ऑल मिनिस्टर्स को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट्स करते हैं, पर जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं ऑल, उन सबको हमारे पीएम के कहने पर ही राष्ट्रपति अपॉइंट्स करते हैं। फिर आता है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। सीएजी कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। गवर्नर को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। हमारे पूरे देश को चलाने का काम पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है, पर राष्ट्रपति पीएम से पूछ सकता है कि क्या काम चल रहा है और कितना स्टेटस है काम का। सेकंड पावर है लेजिस्लेटिव पावर, विधान शक्तियां, रूल बनाने की शक्तियां। पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, तो उनको बुलाने का काम, उनको बंद करने का काम और अगले सेशन कब तक होगा ये काम राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट है जॉइंट सीटिंग, अनुच्छेद 108। जब भी लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर लड़ाई हो जाती है, एक हाउस बोलता है बिल को पास करने की और दूसरा हाउस मना करता है, तो दोनों हाउस को एक साथ बिठाया जाता है, जिसको बोलते हैं जॉइंट सीटिंग। तो उसको राष्ट्रपति बुलाता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग, डिसॉल्व कर सकता है अगर सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी का पीएम है, जैसे अब नरेंद्र मोदी की पार्टी है, तो इस पार्टी के एमपी उसके ही खिलाफ हो जाएं और बोले कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो उस समय राष्ट्रपति पीएम से अपनी मेजोरिटी प्रूव करने को कहेंगे। तो अगर पीएम अपनी मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है और फिर नए इलेक्शन होंगे। नेक्स्ट है नॉमिनेट मेंबर्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा। एक राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं और लोकसभा के अंदर 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा में 545 टोटल मेंबर्स होते हैं, 2 को एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, बाकी 543 इलेक्ट होके आते हैं। नेक्स्ट आता है मनी बिल। मनी बिल को पास करने के लिए पहले राष्ट्रपति से पूछा जाएगा कि ये मनी बिल है, पास कर रहे हैं। थर्ड पावर आती है पावर रिगार्डिंग बिल। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों मिलकर बिल को पास कर देते हैं, फिर बिल पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के पास होकर आता है तो फिर साइन करने के लिए राष्ट्रपति के पास बिल जाता है। तो राष्ट्रपति के पास बिल पावर भी होती है, तो उनकी दो कंडीशन होती है, या तो वो बिल पर साइन कर देंगे, इसका मतलब राष्ट्रपति को बिल सही लगा, या तो साइन नहीं करेंगे, मतलब उनको बिल नहीं पसंद आया है। अगर बिल पसंद आ गया तो राष्ट्रपति साइन कर देंगे और कानून बन जाएगा। अगर राष्ट्रपति को बिल नहीं पसंद आया तो वह सीधा मना कर देंगे या फिर कुछ चेंज करने को कहेंगे। फिर बिल लोकसभा और राज्यसभा के पास जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा मर्जी है उनकी कि वह बिल में कुछ चेंजेस करें या ना करें, या उस बिल को ऐसे ही दोबारा भेज दें। फिर दोबारा राष्ट्रपति के पास बिल आएगा तो और इस बार राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। पॉकेट विटो की पावर एक राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के तहत मिलती है, जिसके जरिए राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास रखकर भूल भी सकता है, मतलब वो साइन करे या ना करे उसकी मर्जी होती है, और वो कब तक साइन करेंगे ये कुछ भी नहीं पता होता है। नेक्स्ट हमारी फोर्थ पावर आती है फाइनेंशियल पावर, जिसको हम बोलते हैं बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 102 में। राष्ट्रपति बजट पेश करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को बोलते हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जब भी देश में बाढ़ व अन्य समस्या आती है तो उसमें पैसे पार्लियामेंट की मंजूरी से निकलवाने पड़ते हैं, पर पार्लियामेंट का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसको देखते हुए कुछ पैसे राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, तो उसे ही कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसके जरिए राष्ट्रपति उस फंड को डायरेक्ट यूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो हर साल 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनता है, जो कि देखता है स्टेट और सेंटर के बीच जो रिवेन्यू शेयर हो रहा है वो कैसे हो रहा है और सही हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट पावर आती है मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियाँ। सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेज, हमारे देश के आर्मी व एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स स्टाफ को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेयर वार और कंक्लूड पीस। जब भी दो देश हो, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है, बात युद्ध तक पहुंच जाती है, तो युद्ध करने के लिए राष्ट्रपति ही बोलेंगे। तो अगर युद्ध को ज़्यादा ही हो जाए और युद्ध को रोकना हो तो राष्ट्रपति ही रोकेंगे। नेक्स्ट पावर आती है इमरजेंसी पावर, जिसको बोलते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। फर्स्ट आती है हमारी नेशनल इमरजेंसी 352। इसमें दो कंडीशन होती है। पहली होती है हमारी एक्सटर्नल एग्रेशन, जिसको बोलते हैं भारी आक्रमण। जब कोई देश अपने देश पर आक्रमण कर दे और युद्ध हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। इसमें हमारी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। सेकंड आती है इंटरनल डिस्टर्बेंस, अपने देश में ही विद्रोह व लड़ाई जब छिड़ जाती है। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लग चुकी है। पहली लगी थी 1962 में, जब चाइना ने अपने देश पर आक्रमण कर दिया था, और दूसरी लगी थी 1971 में, जब पाकिस्तान के साथ हमारे देश की लड़ाई हो गई थी, और तीसरी लगी थी 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। सेकंड आता है हमारा प्रेसिडेंट रूल, जो लगता है हमारा आर्टिकल 356 के तहत। तो हर स्टेट में एक गवर्नर होता है, तो जब भी गवर्नर को लगेगा कि स्टेट में सही काम नहीं हो रहा है और स्टेट सेंटर की बात नहीं मान रहा है, तो गवर्नर राष्ट्रपति को बताएगा कि स्टेट में सही काम नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति वहाँ पर इमरजेंसी लगा देगा। तो ये इमरजेंसी हमारे देश में लगती रहती है। नेक्स्ट और लास्ट आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। ये हमारी पैसों से रिलेटेड होती है, और ये हमारी आज तक हमारे भारत देश में नहीं लगी है। तो आज की वीडियो होती है हमारी फिनिश। तो इस चैनल के जरिए मैं आपको सिखाता हूँ शॉर्ट हैंड। तो अगर आपको शॉर्ट हैंड चैप्टर वाइज सीखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट में शॉर्ट हैंड चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसके अंदर मैं चैप्टर वाइज शॉर्ट हैंड सिखा रखी है, तो वहाँ से जाके आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। तो चलिए अलविदा लेते हैं।